Hello students, welcome to our next video lecture. In this video lecture, we are going to discuss about the various sizes of the cells and structure as well as living structures which you can observe through electron microscope, light microscope as well as naked eyes, right? So when we are talking about various structures, the scale of life has been mentioned over here. तो यहाँ पे आपने atoms और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनको आपने देखा होगा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एटम्स के बारे में. दिस आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स इन योर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, राइट. तो इनका साइज़ कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर. इसको आपने पिछली स्लाइड में भी स्टडी कर चुके हैं. 1 माइक्रोमीटर लास्ट लाइन में आपको मेंशन मिल जाएगा. 1 माइक्रोमीटर इज और माइक्रॉन इज इक्वल टू 1,000th ऑफ मिलीमीटर, राइट. इतना क्लियर है. उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.1 नैनोमीटर एटम का साइज़ होता है. फिर 1 नैनोमीटर आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? यहाँ पे देखिए तीन का बॉन्ड्स आपको दिख रहा होगा, 2 डबल बॉन्डिंग दिख रही होगी. तो ये नैनोमीटर, ये किससे बना है? 1 नैनोमीटर. स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से. फिर लिपिड्स हैं. लिपिड्स आपका हायर थोड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है. देन वी कम टू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आपके 4 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट इज टीटूफाज. टीटूफाज इज़ द बैक्टीरियोफाज, राइट. ये वो वायरस, वो बैक्टीरिया है जो वायरस को कंज्यूम करने की टेंडेंसी रखता है, राइट. उसको डिग्रेडेट कर सकता है और कंज्यूम कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है और उसकी मशीनरी को हैम्पर कर देता है. तो इसका साइज़ है 100 नैनोमीटर. देन वी कम टू 1 माइक्रोन. क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फिश, इनमें ये वेरियस साइजेस हैं. अच्छा, ऊपर आपने एक स्केल में देखी होगी लाइट माइक्रोस्कोप. तो इनको आप लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो येलो कलर का ये स्ट्रिप दिख रही है आपको लाइट माइक्रोस्कोप की, ये सारे जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखे हुए हैं, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये सब आप देख सकते हैं अपने लैब वाला जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी. लेकिन फॉर दीज थिंग्स, फॉर बैक्टीरियोफाज, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर, वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज एटम्स, लिपिड्स एंड मॉलिक्यूल्स, you need electron microscope, right, to observe these structures because they are very small, they are very minute in structure. So to observe all those things we need a specialized microscope that is known as electron microscope. Coming to the next line, here you can easily observe the scale of life where you can see that unaided eye से आप कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो 1 स्केल इज मैंशन ओवर हियर, 100 माइक्रोमीटर, राइट. देन 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और फिर ये स्केल मीटर में बढ़ती चली जाएगी, किलोमीटर तक जा रहा है. अनएडेड आई मतलब कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से. यू डोंट नीड टेलीस्कोप, यू डोंट नीड माइक्रोस्कोप, दूरबीन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है. अनएडेड आई, नेकेड आई, बेयर आई से यू कैन ईजिली ऑब्जर्व ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स. सो ऑब्जर्व किसे करना है? जैसे फिश एग है, हमिंग बर्ड है. हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड बट यू कैन ऑब्जर्व इट, राइट. देन ह्यूमन बींग्स हैं, ब्लू व्हेल है, और कैलिफोर्निया रेडवुड है. कैलिफोर्निया रेडवुड इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स हाइट. Okay, and blue whale is known for as the largest mammal, correct. So you can go through that this particular scale and you can note it down कि किसका size कितना है. Then moving on to the next video, you can see here unicellular and multicellular organisms. तो unicellular और multicellular organisms में क्या difference हो जाएगा? unicellular और multicellular organisms में सबसे basic चीज़ जो आएगी, डिफरेंस आएगा, वो ये है कि आप यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर कई सारी सेल्स से मिलके बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है. दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ सेल्स, राइट. एंड जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो सिंगल सेल इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. यूनिसेलुलर में
कोई जो सिंगल सेल है, जैसे अमीबा का एग्जांपल है, तो अमीबा अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए। सारे लाइफ प्रोसेस वो अपने आप में अकेले कंडक्ट कर सकता है। ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है पैरामीशियम का, ये आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ये किसी स्लाइड का है, इस वजह से इसमें डायग्राम उतना क्लियर आपको नहीं मेंशन है, बट आप वेल लेवल डायग्राम अपने बुक में ऑब्जर्व कर लेंगे। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस डायग्राम, राइट। तो यहाँ पे जो सिंगल सेल होती है, जैसे पैरामीशियम की ये पूरी एक सिंगल सेल है, यही ये पूरी सेल परफॉर्म करेगी। कौन कौन से फंक्शंस? एक्सक्रीशन का है, ठीक है, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा, इट कैन फंक्शन ऑल दोज थिंग्स। सेकेंडरी आएगा आपका पॉइंट, थर्ड पॉइंट आ जाता है जो इम्पॉर्टेंट है, इट कैन फंक्शन ऑल दीज प्रोसेसेस एज वेल एज ये इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, क्योंकि ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये फर्दर सेल्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही रहता है। ए सेलुलर, अगर आप ए सेलुलर की हम बात करते हैं, ए सेलुलर मतलब ए सिंगल और सेलुलर मतलब सेल, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही रहेगा। एग्जाम्पल आप याद करते हुए चलेंगे इसके साथ। एग्जाम्पल आएगा आपका अमीबा एंड पैरामीशियम, राइट। नाउ कमिंग टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल्स, ये किससे मिलके बने हैं? बहुत सारी सेल्स से मिलके बने होते हैं, तभी मल्टीसेलुलर बोलते हैं। इनमें जो होता है, सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़। सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है, क्यों? क्योंकि एक ही जैसे सेल से मिलके बने हैं, तो इनका जो फंक्शंस होगा लाइफ वो बिल्कुल सिमिलर होगा, और बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ ये कैरी आउट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट शेप एंड एग्रीगेट टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़। और सिमिलर सेल्स तो होंगी, लेकिन जब टिश्यूज़ ये फॉर्म करेंगे, सेल की नेक्स्ट यूनिट होती है टिश्यू, ठीक है, जब ये टिश्यूज़ फॉर्म करेंगे तो टिश्यू फॉर्म करने के लिए एक ही टाइप के कई सारे सेल्स होने चाहिए, ठीक, एक ही जैसे कई सारे सेल्स होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, और सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो सेल्स होंगे वो कंबाइन करते हैं क्या फॉर्म करने के लिए? टिश्यूज़। एंड टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स, देन ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये चेन है, इस चेन को आपको पता होना चाहिए। सेल्स के बाद क्या फॉर्म होता है? सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑल द ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होगा, ट्रेकिया होगी, ब्रोंकाई होगा, ब्रोंकियोल्स होगा, ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करेंगे। और जब ये ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है टू रेस्पायर, ठीक है, ऑक्सीजन का इंटेक करना, CO2 का रेस्पिरेशन करना, एक्सहेल करना, एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वोलाई सैक से। लेकिन ये पूरा काम एक ऑर्गन सिस्टम ही करेगा। अब रेस्पिरेशन का काम नर्वस सिस्टम नहीं करेगा, लेकिन पूरी बॉडी में मैसेजेस पहुंचाने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे फंक्शन जो हो जाता है वो स्पेशल फंक्शन हो जाता है, स्पेसिफिक फंक्शन, और इसीलिए ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और टिश्यूज सिमिलर ही होंगे, ठीक। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है आपका प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो बहुत बेसिक से एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। जो भी सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होगा वो मल्टी सेलुलर ही होगा, और जिसमें बहुत ज़्यादा डिविजन्स होगा सिस्टम्स का, करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, व्हाट इज़ द सेल? सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब इसका मेन चीज़ क्या है? सेल करती क्या है? इससे पहले तक तो आपने ये सब पढ़ा, लेकिन अब सेल के बारे में जानने का टाइम आया है। तो व्हाट इज सेल? सेल इज़ इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन सच एज, वो सेल अपने आप में कंप्लीट होती है, ये तो अभी तक आपको पता चल गया, लेकिन ये करती क्या है? इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स, कहीं से भी अगर फूड मटेरियल मिल रहा है तो सेल अपने अंदर लेगी, तभी तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सेल के अंदर अपने ऑर्गन्स होते हैं स्पेसिफिक, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, राइट। तो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन,
द सेल इटसेल्फ परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, पूरे सेल का मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करने का काम भी सेल का होता है, सेल के ऑर्गेनल्स का होता है। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी सेल में अपने आप होता है। इरिटेबिलिटी, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को लेके अगर सेल को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है, टॉक्सिक है या इररेलेवेंट है, तो वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, या तो सेल के अंदर आने ही नहीं देगा। अगर आ जाएगा तो सुसाइडल बैग्स में वो जाके कलेक्ट हो जाएगा टॉक्सिन्स के फॉर्म में, और फिर वो उस पर्टिकुलर सेल से रिमूव हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, आपके एनसीईआरटीज़ में भी आपको मिल जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑफ लेबर? ओके, तो सेल में आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे इससे पहले, अभी हमने एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स डिस्कस की थी फर्स्ट वीडियो में। तो उसमें आपने ऑर्गेनल्स का नाम पढ़ा होगा, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्गी एपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। there were many endoplasmic reticulum, there were many organelles and organelles, right? लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी लेबरर की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हो गया? इस पॉइंट को पहले रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स cell usually possesses a number of components called cell organelles, and these cell organelles perform the function of as a labor. And what do you understand by division of labor? Means each cell organelle is going to perform different functions, and when these organelles are going to perform different functions, the labor or the work is divided among all these organelles, and hence the division of labor takes place in a particular cell. Correct? इसको हिंदी में समझते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के पास डिफरेंट सेल्स के पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं डिफरेंट। सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स, सुसाइडल लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स हैं, ये फर्दर न्यूक्लियस के डिवीजन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस है, प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं प्लांट सेल में। तो उनका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए एक पर्टिकुलर सेल पे या किसी एक सेल ऑर्गेनल पे पूरा बर्डन नहीं आता है काम करने का, और इस डिवीज़न ऑफ वर्क को हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। ये ठीक उसी तरह है कि एक घर में 5 लोग हैं, तो पापा ने अपना फीस सबमिट करने का काम ले लिया, मम्मी ने खाना बनाने का काम ले लिया, आपने घर में सफाई करने का काम ले लिया, और आपके बड़े भाई ने पूरा बाकी का एक्स्ट्रा जितना काम है जो मम्मी पापा मैनेज नहीं कर रहे हैं वो उन्होंने करने का काम ले लिया। तो ये सारे काम अलग अलग कैटेगरी के थे, लेकिन अलग अलग डिवाइड होने से ये सारे काम एक ही टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे और किसी भी प्रोसेस को रुकना नहीं पड़ेगा। साइमल्टेनियसली सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रोसेस कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, if you have any query you can ask in the comment section, I guess, and please kindly go through your NCERTs also, and when you will be reading your NCERTs you will be easily able to relate all those points which I am trying to explain. ये जो डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट है ये आपके बुक में दिया है, बहुत अच्छे से दिया है, शॉर्ट फॉर्म में दिया है, लेकिन जब आप क्लास 11th में आते हैं तो आप डिवीजन ऑफ लेबर बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सेल ऑर्गेनल के चैप्टर से कि बाय दिस डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, एंड हाउ कैन यू से दैट सेल इटसेल्फ क्रिएट्स अ डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर, एंड हु इज द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वर्क और ऑफ दिस डिवीजन, राइट। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ये आप 9th में ही बता दिया जाता है, यू हैव टू फोकस अपॉन इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, करेक्ट। तो अभी जब सेल ऑर्गेनल्स की बात हुई, डिवीजन ऑफ लेबर की बात हुई, तो इसमें यही चीज़ डिस्कस हुई कि जो पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, तो उसके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये सेल है, सेल आप देख रहे हैं, एक छोटा सा प्लांट सेल का डायग्राम है, इसलिए यहाँ पे ये गैस विक्यूल टाइप का प्रेजेंट है। तो बहुत एक
TS है, ये ट्रांसफर सेक्शन है, तो इस वजह से आपको क्लियरली नहीं दिखेगा इसमें, बट यहाँ पे वेस्ट मटेरियल ले जाने का काम दूसरा ऑर्गेनल करेगा। क्या कहते हैं उसे हम? लाइसोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज राइबोसोम, राइट। और राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हम जब राइबोसोम डिस्कस करेंगे तो हम उसको क्लियरली डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट। लिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है? लिपिड सिंथेसिस आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है आप पता करके बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लिपिड से ही बाइलेयर बनी होती है, कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो दिखती है, या क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कैसा दिखता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन सेल मेम्ब्रेन, राइट। किस चीज़ से मिलकर बना है ये मैं अभी बता दे रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर बना है, लेकिन लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है ये आप पता करके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड गो थ्रू योर टॉपिक, दिस टॉपिक, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द comments below. And thank you class. Kindly prepare notes. If you have not prepared yet, start preparing your notes, okay. Thank you class.